हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले डाला था जिसको कि आप लोगों ने काफ़ी सराहा था कि उसमें किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एआईबीई के अंदर। इसी क्रम में जब मैंने एआईबीई के रिगार्डिंग वो वीडियो बनाया था तो उसमें एक बात बोली थी कि ब्लॉक डायग्राम हर एक बैरेक्ट का हमारे पास होना चाहिए और वो हमें ही बनाना है, क्योंकि अगर हम किसी भी डायरेक्ट का कोई ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो उससे हमें ये पता रहेगा कि कौन से पार्ट में कौन से चैप्टर में क्या चीज़ें दे रखी है। तो मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना एक बार ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात कर ली जाए। तो देखिए, मैं सबसे पहले कि किसी एक बैरेक्ट को मैंने उठाया और उसका ब्लॉक डायग्राम बनाया, और वो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाना है आपको वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जो बैरेक्ट मैंने लिया था वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि एक बार इसका बैरेक्ट लेकर के आप बैठें और एक पेपर पेन ले लें। मैं जैसे जैसे बताता जाता हूँ उसी तरीके से आप भी उसका एक बार ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो उससे आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, मैं मुझे कैसे किसी पार्ट में जा कर के क्या ढूंढना है, कैसे पता रहेगा। तो आपको उस ब्लॉक डायग्राम को रिपीट रिपीट करके देखना है, रिवीजन करना है कि कौन से पार्ट में कौन से चैप्टर में क्या सेक्शंस है और उस पार्ट का नाम क्या है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जब किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पहली बात तो ये है कि ये कौन से एक्ट का है। दूसरी बात, जब उस एक्ट के बारे में आपको पता चल गया किस पार्ट से आ रहा है, आपको इंडेक्स देखने में आसानी होगी कि अच्छा ये तो जैसे मैं बीएसए की बात करता हूँ, ये जैसे रिलेवेंसी से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपके पास डायरेक्ट हाथ में है एग्जाम में, आपने बीएसए का ब्लॉक डायग्राम बनाया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ब्लॉक डायग्राम बना है, तो आपको तुरंत पता रहेगा कि अच्छा चैप्टर 1 में तो प्रारंभिक था, चैप्टर नंबर 2 कि ये रिलेवेंसी का पार्ट है। तो आपका टाइम बच जाएगा, और जैसे ही टाइम बचता है दैट मीन्स ये कि आप हर क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है सर, आइए सर शुरुआत करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। देखिए सर, बाकी की डिटेल्स तो उस बैरेक्ट को पढ़ने से आ जाएगी। उसमें अब मैं बात करता हूँ कि इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है। तो सबसे पहले मैं अगर इसे ओपन करता हूँ बैरेक्ट को, तो इंडेक्स को जब देखूंगा तो इसमें टोटल हमारे पास 4 भाग बने हुए हैं। जैसे ही मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ आप उस बैरेक्ट को चेक कीजिए कि उस बैरेक्ट में क्या 4 भाग हैं। पहली बात, भाग में है तो भाग की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी बैरेक्ट में भाग नहीं हो, उसमें सीधे चैप्टर नंबर डले हो, तो हमें डायरेक्ट चैप्टराइजेशन करना है। ठीक है सर, तो जैसे कि इसमें 4 भाग बना रखे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि एक पेपर पर एक लाइन बना करके 4 भाग करने हैं। तो ये पहले पता चल गया कि मुझे 4 भाग करने हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चारों भाग हो गए। देखेंगे चारों भागों के नाम, तो पहले भाग में क्या दे रखा है वो बात करते हैं। पहला भाग है प्रारंभिक, चैप्टर ही उसमें एक है। अगर मैं देखूं बीएसए के टोटल कितने चैप्टर हैं तो 4 भागों में बटा हुआ है, 12 इसमें चैप्टर दे रखे हैं। तो कौन से भाग में कितने चैप्टर हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे ही मैं भाग 1 को देखता हूं तो भाग 1 में केवल एक ही चैप्टर लिखा है जिसका नाम है प्रारंभिक। तो मैं भाग 1 बनाऊंगा लिख करके, भाग 1 ऊपर हो गया, नीचे लिखूंगा चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक। और सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है सर? 2 सेक्शन है, केवल 1 से 2 तक। ये मेरा, क्योंकि यहाँ पर भाग 1 छोटा है तो भाग 1 में केवल एक ही चैप्टर दे रखा है जिसमें केवल 2 सेक्शन है। अब इस भाग 1 में जिसका नाम है प्रारंभिक, इसमें क्या दे रखा है सर? इसमें हमें बता रखा है कि इस एक्ट का क्या नाम है, इसका एक्सटेंड कहाँ तक है, और सेक्शन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें दे रखा है कि यहाँ जो जो भी वर्ड्स यूज होने वाले हैं,
जो शब्द यहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसे कि उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, निश्चायक सबूत, साबित हुआ, ना साबित, साबित नहीं हुआ, तथ्य, इन सब की परिभाषाएं दे रखी है सेक्शन नंबर 2 में। हो गया सर। आते हैं सर वापस इसी की बात पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में टोटल 4 भाग थे। मैंने पहले भाग के बारे में लिखा है कि इसमें कितने चैप्टर हैं। सर इसमें केवल एक ही चैप्टर है जिसका नाम है प्रारंभिक। कितने सेक्शन है सर? 2 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 इस बैरेक्ट का नाम और पते बता रहा है, कब से लागू है ये बता रहा है, और सेक्शन नंबर 2 इसमें परिभाषाएं दे रहा है। आसान हो गया सर। भाग नंबर 2 पे आते हैं। भाग नंबर 2 जिसे हम कहते हैं तथ्यों की सुसंगतति के विषय में है, यानी कि यहाँ पर ऐसे फैक्ट्स जिनकी रिलेवेंसी एक दूसरे से कैसे होगी उसके रिगार्डिंग बात कर रखी है। अब जब मैं इस भाग 2 का नाम लेता हूं तथ्यों की सुसंगति के विषय में, तो इसमें कितने चैप्टर हैं सर? तो जैसे ही हम भाग 2 पे जाते हैं इंडेक्स में बैरेक्ट के, तो हमें पता चलेगा कि वहां पर एक ही चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम यही है, तथ्यों की सुसंगति के विषय में, संगति के विषय में। सर इसमें सेक्शंस कितने हैं? सर आप देखेंगे कि रिलेवेंसी का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में, तो वो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 की रेंज में मिलेगा। हालांकि अगर मैं चाहता तो मैं और इसको डिटेल में ब्लॉक डायग्राम को ले जाना चाहता तो इस चैप्टर नंबर 2 के मैं पार्ट्स बनाता। आप देखें बैरेक्ट के अंदर इसमें अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं सर, सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 तक में। जैसे सर मैं बात करता हूँ अच्छा, थोड़ा सा अगर इसका ओवरव्यू भी हो जाए तो मैं वो करने का प्रयास करता हूँ। देखो सर, सेक्शन नंबर 3 ये सिर्फ यही कहता है कि जो भी एविडेंस देना है वो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग देना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ब्लॉक डायग्राम को कंप्लीट करना है। ठीक है सर। फिर सेक्शन नंबर 4 देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है निकटता से संसक्त तथ्य, यानी कि जब भी कभी आप निकट आपकी जो इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट के आसपास जो भी फैक्ट घटते हैं जिसे हम यहाँ पर यूज करते हैं रेस जेस्टे के नाम से, तो इस सेक्शन नंबर 4 का टाइटल है, यानी कि जब मैं चैप्टर नंबर 2 लिख रहा हूं, भाग 2 चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 3 से 50, उसके बाद में चाहूं तो उसमें भी नीचे और उसे डिटेल में कर सकता हूं, लेकिन आप अभी नहीं करें, हमारे को आवश्यकता होगी तो हम करेंगे, अभी नहीं करना है। ठीक है सर। जैसे निकटता से रिलेवेंट कौन कौन से फैक्ट हैं उनके रिगार्डिंग दे रखा है। अगर हम आगे चलते हैं, आगे सेक्शन नंबर 15 से 25 है। यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर 15 के ऊपर लिखा हुआ है स्वीकृतियां, एडमिशंस, यानी कि अगर मुझे एडमिशंस ढूंढना है रिलेवेंसी के रिगार्डिंग तो वो कहाँ मिलेगा सर? सेक्शन नंबर 15 से लेकर के 25 में। ठीक है सर। उसके बाद आप आइए सेक्शन नंबर 26 पे, देखिए उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। इसमें कितने सेक्शन है सर? मैं भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 के पार्टीशन की बात कर रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 2 तो बहुत बड़ा है, 3 से लेके 50 तक। क्या ये भी टुकड़ों में याद हो सकता है क्या? हम कर सकते हैं सर। ठीक है सर। तो ये है हमारे पास ऐसे लोगों के स्टेटमेंट जिन्हें हम साक्षी के रूप में नहीं बुला सकेंगे न्यायालय में, तो वो कौन होंगे? इसके रिगार्डिंग 2 ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 26 और 27। सेक्शन नंबर 26 वैसे सभी जानते हैं आप कि सेक्शन नंबर 26 में सब क्लोज 1 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन का है, मृत्युकालीन कथन का है। आइए सर 27 के बाद सेक्शन नंबर वापस 28 से पहले क्या लिखा हुआ है? विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, यानी कि इस
स्पेशल जो सर्कमस्टांसेस होंगे उनके हिसाब से जो आपके पास स्टेटमेंट आएंगे उनकी रिलेवेंसी की बात करेगा, उनकी सुसंगतता की बात करेगा। ठीक है सर। इसमें देखिए 28वां सेक्शन है, 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, 5 सेक्शन है। उसके बाद अगला पार्ट देखें, सेक्शन नंबर 33 के ऊपर लिखा हुआ है किसी कथन में से कितना साबित किया जाए। ये भी एक पार्ट हो गया, इसमें एक ही सेक्शन है सर कि कोई स्टेटमेंट है उसमें से कितना पार्ट साबित कर देंगे कि न्यायालय बात को कंसिडर कर ले, रिलेवेंसी मान ले, उसके रिगार्डिंग है। फिर सेक्शन नंबर 34 से पहले भी लिखा हुआ है न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत होते हैं, क्योंकि हमें याद है हम चैप्टर नंबर 2 में फैक्ट्स की बात कर रहे हैं जो रिलेवेंसी के रिगार्डिंग है। तो क्या कोर्ट के फैसले रिलेवेंट है, वो हमारे पास सेक्शन नंबर 34, 35, 36, 37, 38 में दे रखा है। उसके बाद अगला पार्ट अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। यहाँ पर हिंदी में देखिए सर, अच्छा ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में हिंदी में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो सर समय निकालिएगा कि इंग्लिश वाले को पढ़ लें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश वाला क्वेश्चन ही प्रिवेल करता है। अभी मैं हिंदी में बोल रहा था, जैसे सेक्शन नंबर 39 के ऊपर क्या लिखा हुआ है सर, अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। जरा सा इंग्लिश पे जाइए, डायरेक्ट है आपके पास डिग्लोट होगा, इंग्लिश वाले साइड में जाइए और वहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट। क्या इस इंग्लिश की ये प्रॉपर हिंदी हो गई? ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन, तीसरे पर्सन्स की ओपिनियन, थर्ड पर्सन्स की ओपिनियन में। और इधर हिंदी में क्या लिखा है, अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। हालांकि ये जो पार्ट है 39 से लेके 45 तक, 39 से 45 ये आपका स्पेशलिस्ट की बात करता है, विशेषज्ञों की राय की बात करता है। जब आप सेक्शन नंबर 39 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेशलिस्ट कौन कौन हो सकते हैं, विशेषज्ञ कौन कौन हो सकते हैं। तो एक ये इसका 39 से 45 का अलग से पार्ट बन गया। फिर आपके पास 46 से पहले लिखा हुआ है सेक्शन से, शील कब सुसंगत है। शील का मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट। तो शील बहुत बड़ा वर्ड है सर, टॉमस पेन की इस पे एक डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है कि शील के अंदर दो चीजें आती है, ख्याति और स्वभाव। दैट मीन्स किसी के भी कैरेक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें दो ही चीजें आएगी, या तो उसकी ख्याति या उसका स्वभाव। और टॉमस पेन ने ही इसी में आगे कह रखा है कि स्वभाव वो है जो ईश्वर आपको देता है, जो ईश्वर ने आपको दिया है वो आपका स्वभाव है। और ख्याति जो लोग आपके बारे में बात करते हैं वो आपकी ख्याति होती है। ये उस शील की बात कर रहा है, कैरेक्टर की। इसमें आपके पास सेक्शन नंबर 46 से 50 है। यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो 39 से 45 और 46 से 50 ये थोड़ा मेजर है, इसे आप थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा सर। हालांकि डायरेक्ट होगा आपके पास वहां पे, तो आप डायरेक्ट सेक्शंस पे पहुंच जाएंगे। अब अगर कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट के रिगार्डिंग, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी सर। तथ्यों की सुसंगति में गए, हमें पता है कि चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 3 से 50 तक है और उसके अंदर 46 से 50 में हमारे पास दे रखा है कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, हमारा जो शील है वो कब सुसंगत होगा। तो उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो तुरंत पहुंचे सर, दिक्कत ही नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं सर। भाग 1 बीएसए का था जिसमें केवल एक चैप्टर था। भाग 2 आया, उसमें भी एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, और वो था तथ्यों की सुसंगति के विषय में, सेक्शन नंबर 3 से 50 तक। 2 भाग हो गए सर। आते हैं सर अब हम तीसरे भाग पे। तीसरे भाग का नाम है सर सबूत के विषय में। ठीक है सर, ये तीसरे भाग का नाम है। देखिए सर, यहां पर अब चैप्टर्स बढ़े हैं,
क्योंकि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या क्या सबूत पेश कर सकते हैं, क्या क्या साक्ष्य दे सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ही पढ़ना है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है बीएसए में, या कुछ भी नहीं देखा है। बेसिक सा हम ब्लॉक डायग्राम को पढ़ने का तरीका और उसे समझने का तरीका, ताकि हमारे उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इजी हो जाए सर। ठीक है सर। भाग नंबर 3 का नाम है सबूत के विषय में, और इसमें हमारे पास 4 चैप्टर दे रखे हैं सर। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। एक बार डायरेक्ट ओपन कीजिए सर, और उसमें चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 आप कंफर्म कीजिए, क्या सर यही चीज़ें लिखी हुई है सबूत के विषय में। भाग नंबर 3 और 3 से 6 तक चैप्टर है। अब साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहे हैं सर, तो क्या क्या चीजें साक्ष्य होगी, कैसे दिए जाएंगे, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है सर? तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य अधिनियम में जब हम साक्ष्य देने की बात करेंगे, तो कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जिनका साक्ष्य देने की हमें जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसे फैक्ट हो सकते हैं जिनके एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें उनके रिगार्डिंग एविडेंस देना है। जैसे सैटरडे के बाद संडे आता है, सबको पता है सर कि सैटरडे के बाद संडे आएगा। और ये जो पार्ट है चैप्टर नंबर 3, यहां पर यही दे रखा है कि न्यायालय को जुडिशियल नोटिस लेना होगा, न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। कभी क्या न्यायालय संडे की डेट दे सकता है? किस दिन हॉलीडे है उसकी कोई डेट हो सकती है? नहीं। भारत के प्रेसिडेंट कौन है, सीएम किसी स्टेट का कौन है, कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जिनके रिगार्डिंग हमें एविडेंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये है चैप्टर नंबर 3, और इसमें 3 ही सेक्शन है, 51, 52, 53। हाँ, 53 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 53 को आप देखिएगा सर, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कभी भी रिक्वायरमेंट हो किसी फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लेने की, तो आपने उस चीज़ को एडमिट कर लिया, दोनों पार्टीज ने मिल करके एडमिट कर लिया किसी फैक्ट के रिगार्डिंग, तब भी न्यायालय चाहे तो वो पूछ सकता है कि सर आप इसको प्रूव कीजिए। उसके रिगार्डिंग है 53 नंबर का सेक्शन। वरना सेक्शन नंबर 52 में कुछ कंटेंट्स दे रखे हैं जिनके रिगार्डिंग कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना होगा, और वहां पर सेक्शन नंबर 52 में भी एक प्रोवाइडेड है जो ये कहता है कि अगर, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर है तो जुडिशियल ऑफिसर को हो सकता है कि कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में नॉलेज नहीं हो, उन्होंने भी लॉ पढ़ा है, लॉ के अलावा बाकी की चीज़ें तो नहीं पढ़ रखी है सर। और जब बाकी चीज़ें नहीं पढ़ रखी है और आप किसी फैक्ट को जो कहीं बुक में है या कहीं किसी और तरीके का है, तो आप उसके रिगार्डिंग हेल्प के लिए आप जब जुडिशियल ऑफिसर्स अपने को बोलते हैं कि नहीं सर इस फैक्ट को कैसे आप प्रूव करेंगे, आप कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ऐसा है वैसा है, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो वो हो सकता है कि आपसे वो बुक रेफरेंस के लिए मंगा ले, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है सर, ये चैप्टर नंबर 3। मैं भाग नंबर 3 का पहला चैप्टर 3 जो कहता है कि ऐसे तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी बात कर रहा था। अब भाग नंबर 3 में ही चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए सर, ये चैप्टर में नाम क्या है, पहली चीज तो ये, पहले बात इसका नाम लिखिए। चैप्टर नंबर 4 नाम है मौखिक साक्ष्य के विषय में। सर अगर साक्ष्य देना है तो हम देना शुरू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कौन कौन से साक्ष्य हैं, जिसमें जैसे पहला दे रखा है हमारे पास मौखिक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य की ही बात करेंगे। 2 ही सेक्शन है सर, सेक्शन नंबर 54, 55। यहां पर हम ऑरल एविडेंस की बात करते हैं। ऑरल एविडेंस क्या होता है? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के अलावा, दस्तावेज की अंतर वस्तु के सिवाय सभी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य के रूप में देने होंगे। जैसे अगर मैंने कोई फैक्ट देखा, सॉरी इंटरप्ट हो गया, अगर मैंने कोई फैक्ट देखा तो
मेरा ही साक्ष्य होना चाहिए, मैं ही जा करके न्यायालय में बोलूँ कि हाँ सर, ये चीज़ मैंने देखी है, ये इंसिडेंट मैंने देखा है, ये बात मेरे सामने हुई है। ऐसा नहीं है कि मेरी जगह कोई और जा करके बोले कि सर अमित जी ने बताया था कि उन्होंने कुछ देखा है। वो हियर से हो जाता है, उसको बोलते हैं अनुश्रुत साक्ष्य, और अनुश्रुत साक्ष्य जनरली न्यायालय में एडमिसिबल नहीं होते हैं। ठीक है सर, ये है आपका चैप्टर नंबर 4। इसमें 2 ही सेक्शन थे, सेक्शन नंबर 54 एंड 55। आते हैं सर भाग 3 के चैप्टर नंबर 5 पे। हमने चैप्टर नंबर 4 में मौखिक साक्ष्य की बात की है। चैप्टर नंबर 5 आपका दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बात करता है कि जो कुछ अगर डॉक्यूमेंट की बात है तो डॉक्यूमेंट को 2 कैटेगरी में डाला जाएगा। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग एविडेंस देना है तो जनरल बात है कि अगर कोई बात या कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी रिटर्न्ड है तो वो रिटर्न्ड डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है वो इटसेल्फ आपको न्यायालय में पेश करना है, जिसके रिगार्डिंग आपके पास फैक्ट इन इश्यू है या रिलेवेंट फैक्ट है। हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 3 के बारे में कि फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस देना है। ठीक है सर, इसमें 56 से लेकर 93 तक सेक्शन दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 5 भाग 3 क्या नाम है, दस्तावेजी साक्ष्य, और 56 से लेकर 93 तक इसमें सेक्शंस दे रखे हैं। अगर मैं इसके भी अगर डिटेल में जाने की बात करूं तो इसमें भी अलग अलग पार्ट में कर सकता हूं। यहाँ पर आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है वो भी मिलेगा, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है वो चीज़ें मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो मिलेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, अब शुरुआत हो गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, जहां से हमें थोड़ा सा संभल करके चलना है। यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर नंबर 5 से 4 से। ठीक है सर, तो थोड़ा ब्लॉक डायग्राम याद करने का प्रयास करें सर, बनाएं, याद करें। उसके बाद एक लास्ट चैप्टर है इसमें भाग नंबर 3 में, जिसे बोलते हैं चैप्टर नंबर 6, और इसका बहुत बेसिक आंसर है। हमें याद है क्या सर कि चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम था? वो था सर मौखिक साक्ष्य के विषय में। चैप्टर नंबर 5 का सर दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। चैप्टर नंबर 6 मच इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस। हमें मौखिक साक्ष्य नहीं देना है कुछ परिस्थितियों में, यानी कि अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट किया है, निष्पादित किया है, वो न्यायालय में मैंने पेश कर रखा है, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए पहली चीज। और मैं न्यायालय में जाकर के बोलूं सर मैंने एक सेल डीड एग्जीक्यूट की थी जिसमें मैंने इतने रुपए में वो मकान बेचा था, लेकिन मैं वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर रहा हूं, तो क्या मेरा ये ओरल एविडेंस एडमिसिबल है? सर यहां पर कहा क्या है कि भैया हमें दस्तावेज, अगर लॉ बोलता है कि कोई चीज रिटर्न होनी चाहिए तो हमें उस रिटर्न डॉक्यूमेंट से ही उसे प्रूव करनी है, उसके रिगार्डिंग ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं। सेक्शन नंबर 94 से लेके 103 सर इंपोर्टेंट 94 95 ढंग से देख के जाना सर, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर टोटल भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हमने 4 भाग किए थे, दे रखे हैं। पहले भाग में एक ही चैप्टर था, दूसरे भाग में भी एक ही चैप्टर था 3 से 50 तक तथ्यों की सुसंगति के विषय में। फिर हम भाग 3 में आए थे जिसमें चैप्टर नंबर 3 4 5 6। चैप्टर नंबर 3 क्या बोलता है, ऐसे तथ्य जिन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, 3 ही सेक्शन थे 51 से 53। फिर है आए हम चैप्टर नंबर 4 पे, जहां पर 2 सेक्शन है मौखिक साक्ष्य के विषय पे। फिर आए थे हम चैप्टर नंबर 5 पे, चैप्टर नंबर 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में 56 से 93। फिर चैप्टर नंबर 6 दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। ये कहां से कहां तक है सर? 94 से 103। हमारे 3 भाग बन चुके हैं सर। अब हमें थोड़ा थोड़ा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पता चल रहा है कि कहां पर क्या चीज लिखी हुई है, ये जरूरी है सर। लास्ट भाग नंबर 4
भाग नंबर 4 कहाँ से कहाँ तक है सर? भाग नंबर 4 है चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक। ठीक है सर। और यहाँ पर क्या होगा सर, हम तो एविडेंस देने की बात कर रहे हैं सर, साक्ष्य देने के रिगार्डिंग, रिलेवेंसी के रिगार्डिंग। तो साक्ष्य में सर विटनेसेस भी तो आते हैं, गवाह न्यायालय में बयान देने। तो सर साक्ष्य अधिनियम की बात चल रही है और अभी तक हमारे पास लोग आए ही नहीं है बयान देने के लिए न्यायालय में। तो भाग नंबर 3 था वो आपके मौखिक साक्ष्य की बात कर रहा था, दस्तावेजी साक्ष्य की बात कर रहा था, यानी डॉक्यूमेंट वगैरह की बातें हो गई है। अब हमें पर्सन्स भी तो चाहिए जो बयान देंगे न्यायालय में आके, वो पार्ट 4 में डले हुए हैं सर। पार्ट 4 में चैप्टर नंबर 7 से 12 तक। आइए सर उसके बाद, अच्छा सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक है? 104 से लेकर के 170। पहला चैप्टर उठाते हैं सर इसका, भाग नंबर 4 का, ब्लॉक डायग्राम में पार्ट 4 चैप्टर नंबर 7 से 12, सेक्शन नंबर 104 से 170 हो गया सर। अब उसके नीचे हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन चैप्टर्स को लिखेंगे। चैप्टर नंबर 7 पहला, ये है सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। किस पर होता है, किसे कहते हैं, किन परिस्थितियों में किस चीज को कैसे, कौन उसका साक्ष्य देगा, उसके रिगार्डिंग बात करता है। ठीक है सर। ये थोड़ा, अगर किसी फैक्ट की नॉलेज मुझे है तो उसका साक्ष्य किसे देना है? मुझे ही देना है सर। उसके रिगार्डिंग है आपके पास सेक्शन नंबर 104 से लेके 120 तक, 104 से 120 तक। सबूत का भार इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आप देखिए सर कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसके ऊपर कई किताबें लिखी जा सकती है, कई किताबें, और वो भी कम पड़ेगी। और इसमें सेक्शन कितने हैं? 170। इतने कम सेक्शन है, इतना पतला सा बैरेक्ट है, लेकिन न्यायालय में हाथी है सर ये। इसे थोड़ा ढंग से पढ़ना है सर। ठीक है सर। आए सर अगला पार्ट नंबर 4, उसी का अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, स्टॉपल, विबंध। ठीक है सर। इसमें सेक्शन है 121 से 123। 121 इंपॉर्टेंट है सर, इसे थोड़ा देख के जाइएगा। 122 और 23 मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9। यहां पर है सर आपके पास साक्षियों के विषय में, चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर 4 का। इसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा सर? ये सेक्शन बताएगा आपको यहाँ पे 124 से 139, इसके कुछ मेजर सेक्शंस है सर। मैं जरा सी उनकी बात कर देता हूँ आपसे, डायरेक्ट में आपको आसानी हो जाएगी सर इसको समझने में। यस सर। सेक्शन नंबर 124, कौन साक्ष्य दे सकेगा? डेफिनेशन है सर, हर पर्सन साक्ष्य दे सकता है, एक्सेप्ट है इसमें 2-3 लोग जिनको हमने छोड़ रखा है, जैसे कोमल वयस, अति वार्धक्य, शरीर या मन के रोग वाला, या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से। डिसाइड कैसे करेंगे कि ये कॉम्पिटेंट विटनेस है या नहीं? तो सर उसके लिए भी यहाँ पर दे रखा है कि इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने में या उन प्रश्नों के युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित है। यानी कि अगर कोई पर्सन क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है और उसका कोई रीजनेबल आंसर नहीं दे पा रहा है तो वो एक्सक्लूडेड है सर। राइट सर। और उसके साथ में और किस किस को कर रखा है? कोमल वयस, बहुत कम आयु के बालक बालिका, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल। अति वार्धक्य, काफी ज्यादा एज वाले। ठीक है सर। 124 इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ सर इसमें चलते हैं हम 126, थोड़ा देख करके जाइएगा सर। कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता, हस्बैंड वाइफ की बात करता है। उसके बाद सर आगे चलते हैं इसमें 138, सेक्शन नंबर 138, सह अपराधी, अकम्प्लाइस, इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। और 139 बहुत बेसिक है,
आप सभी जानते हैं वैसे, साक्षियों की संख्या किसी भी मामले में, किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन 50 विटनेस लेके आ रहा है और एक पर्सन 100 विटनेस लेके आ रहा है, तो जो 100 विटनेस लेके आ रहा है वो जीतेगा। कोई फिक्स नहीं है सर, एक ही हो और सबसे बेस्ट हो, मतलब कहने का मतलब जो भी हो वो सबसे बेस्ट हो। ठीक है सर, यहाँ पर ये 2-4 सेक्शंस इंपॉर्टेंट थे, दैट्स वाई हम थोड़ा अंदर चले गए। आगे बात करते हैं सर। एक बार रिवाइज करता हूँ पार्ट नंबर 4 को, वापस से देखिएगा सर। पार्ट नंबर 4, साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, चैप्टर नंबर 7 से 12 तक। चैप्टर नंबर 7 सबूत के विषय में 104 से 120। फिर चैप्टर नंबर 8 विबंध 121 से 123। फिर चैप्टर नंबर 9 साक्षियों के विषय में 124 से 139। 3 चैप्टर हो गए थे। अब आ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 है क्योंकि हमने साक्षियों की बात कर ली। चैप्टर नंबर 9 में कौन देगा, कैसे देगा, मतलब कौन देगा, कौन कॉम्पिटेंट है नहीं है। यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके स्टाफ के मेंबर्स हैं। उनमें से हम किसे विवश कर सकते हैं, किसे अनुज्ञात कर सकते हैं, किसे विवश नहीं कर सकते हैं, किसे अनुज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये नेगेटिव फॉर्म में है, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विवश नहीं किया जाएगा या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स किस किस को हम कंपेल नहीं कर सकते हैं, किस किस को हमें परमिट नहीं करना है एविडेंस देने के लिए, उनके बारे में बात की थी। अब चैप्टर नंबर 10 आता है कि इनका एग्जामिनेशंस कैसे होगा। हम सभी ऑलमोस्ट प्रैक्टिशनर हैं, तो सर हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाला पार्ट है 140 से 168, चैप्टर नंबर 10 साक्षियों के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग है। किसी विटनेस से क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, कैसे पूछना है, कैसे नहीं पूछना है, लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, पहले कौन सा एग्जामिनेशन होगा। 3 तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं सर, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। कौन सा करना मैंडेटरी है, कौन सा करना मैंडेटरी नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है सर। यहाँ पर आपका हॉस्टाइल विटनेस भी आएगा, मेजर पार्ट है सर चैप्टर नंबर 10, 140 से 168। किस चीज के रिगार्डिंग है? साक्षियों की परीक्षा के रिगार्डिंग। ठीक है सर। चैप्टर नंबर 11, सेकंड लास्ट चैप्टर आ गया सर। इसका नाम है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में, यानी कि कौन से एविडेंस का अनुचित ग्रहण यानी कि गलत तरीके से ले लिए गए हैं और कुछ एविडेंसेस को लिया ही नहीं गया है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर जजमेंट में सब कुछ जस्टिफाइड है तो फिर उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है। वो रीट्राई की बात कर रहा है। रीट्रायल, पुनः विचारण कब किया जा सकेगा या कब नहीं किया जा सकेगा। सेक्शन नंबर 169, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। ठीक है सर। और लास्ट भाग नंबर 4 का चैप्टर नंबर 12, एक ही सेक्शन है सर, 170। यहाँ पर हमने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील कर दिया है, लेकिन अगर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है वो उसी एक्ट के तहत चलती रहेगी। हाँ, अगर नया कोई मैटर है तो नए मैटर में अब 1 जुलाई 2024 से तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो जाएगा। तो ये सर इसका ओवरऑल एक ब्लॉक डायग्राम की हमने बात की है, ताकि आप लोग हर एक बैरेक्ट का सर ऐसे बैठ करके अगर बना ले। वो मेरा यही कहना था उस दिन भी कि एक 100 पेज की कॉपी डाल दीजिए सर, लाइफ टाइम काम आएगी, जिसके अंदर हर एक बैरेक्ट जो आपके रूटीन में यूज हो रहा है या एआईबी के रिगार्डिंग भी हो, आप हर एक एक्ट का उसमें ब्लॉक डायग्राम बना दीजिए। आप उस रजिस्टर को जब बना लेंगे तो जब भी कभी आपको समय मिले आप उस रजिस्टर को देखिए। कोई भी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जब आप उसमें इनके ब्लॉक डायग्राम्स बना देंगे तो आपको पता होगा सर कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, कैसे उसको आपको पढ़ना है। यही चीज़ें आपको एआईबी में 100% मेरी गारंटी है कि आप लोग क्लियर हो जाएंगे सर।
कोई इशू नहीं है सर। और फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी और तरह की जानकारी की आपको रिक्वायरमेंट हो AIB 20 के लिए, तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। थैंक यू। जय हिंद।